नमस्कार, मैं उपस्थित हूँ पुनः अपने दूसरे वीडियो में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अपन बातें कर रहे थे पिछले वीडियो में। अपन ने बातें की थी कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंसों के सब टाइप्स कितने होते हैं, और सब टाइप में से अपन ने केवल बातें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तक आते की थी कि टेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार क्यों होते हैं, तीन प्रकार क्यों नहीं होते, उनके संबंध बातें की थी कि टेंस हमेशा वर्ब की फॉर्म में होते हैं और वर्ब की फॉर्म में कहीं भी फ्यूचर नाम नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि टेंस दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना है इनमें से, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। हालांकि मैं बातें फ्यूचर टेंस की भी करूंगा क्योंकि अपन मॉडल अलग से नहीं पढ़ेंगे, इसमें मॉडल नाम नहीं है और फ्यूचर के संबंध में वो भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और फिर अपन को उनको विल और सेल के बारे में भी बातें करनी पड़ेगी, और प्रेजेंट और पास्ट के बारे में अपन ने बातें की है। और मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बातें कर रहा था। मैंने सब टाइप 4 रखाए हैं, 3 टेंस हैं, और हालांकि एग्जाम में 3 आने पर 3 नहीं करना, टाइप में 2 करना है। फिर भी बातें मैं कहता हूँ अपने स्कूली लेवल तक 3 प्रकार की बातें करते हैं, और 3 प्रकार की बातें करेंगे। अलग से उसने नहीं किया है, लेकिन इंग्लिश की स्टैंडर्ड्स बुक है जो मानक किताबें हैं उनमें से केवल 2 प्रकार बताए हैं, फ्यूचर नहीं बताया है। फ्यूचर ध्यान रखना वर्ब की फॉर्म में नहीं है फ्यूचर, इसलिए नहीं है। फ्यूचर को मॉडल की भाषा में अलग से पढ़ा जाता है, इसलिए फ्यूचर कर रहा हूँ मैं। और प्रत्येक टेंस के 4 सब टाइप बताए हैं, ध्यान रखना 4 सब टाइप है। मैंने पहला इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया आपको, और दूसरा कंटिन्यूस बताया, तीसरा परफेक्ट टेंस बताया, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस बताया। ध्यान रखना इंग्लिश में आर साइलेंट रहता है। एक बात है मैंने और की थी, उसमें आर साइलेंट रहता है क्योंकि अपन को परफेक्ट नहीं है, ये परफेक्ट है। ध्यान रखना वर्ब नहीं है, वर्ब है। इन बातों का ध्यान रखना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर मैं बातें करूँ तो इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला है, ध्यान रखना एम। इसमें सब्जेक्ट का ध्यान रखना है, वर्ब की एस या ई एस फॉर्म, वर्ब की एस या ई एस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बातें फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं, सूत्र की बातें कर रहा हूँ मैं। फॉर्मूले का ध्यान रखना है, हिंदी में कहते हैं सूत्र। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आपको सूत्र की अगर पूछा जाए, आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब पूछा जाए, तो इनमें से ध्यान रखना है इसकी डू और डज हेल्पिंग वर्ब है। इसमें ध्यान रखना डू और डज हेल्पिंग वर्ब है। ध्यान रखना डू और डज, डू और डज, इसमें हेल्पिंग वर्ब है। ध्यान रखना डू और डज आपको कहीं भी दिखे तो निश्चित रूप से इस बात के लिए आप कंफर्म हो जाएं उसमें टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। ध्यान रखना प्रेजेंट सिंपल है, इंडेफिनिट मतलब होता है सिंपल है, अनिश्चित है। इसमें काम किस समय हुआ है, किस समय हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमेशा रेगुलर काम होता है, रेगुलर रूटीन वर्क है, उसके समय बातें कर रहा हूँ। रेगुलर रूटीन वर्क है और उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद में वर्ब की एस या ई एस फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। अब आपको समझ में आना है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं गुरुजी, उसके बाद में वर्ब की एस या इस फॉर्म क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये बातें मैं कहता हूँ बहुत जीरो लेवल की है, ये 9वीं 10वीं स्कूली लेवल की बातें हैं। उस जगह पर आपको सीखना चाहिए कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब की कौन सी एस या ई एस फॉर्म होती है, कौन सा ऑब्जेक्ट होता है। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब पूछा जाए। हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कौन सी है, डू और डज। आपको किसी भी सेंटेंस में वाक्य की शुरुआत है डू और डज से मिलती है, या वर्ब के सब्जेक्ट के बाद में डू और डज मिलता है, तो निश्चित रूप से आप ध्यान रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ध्यान रखना। अब मैं बातें कर रहा हूँ कि डू और डज हेल्पिंग वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब एस या ई एस और ऑब्जेक्ट की बातें कर रहा हूँ आपके समक्ष, ध्यान रखना। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं, ध्यान रखना। सब्जेक्ट को कहते हैं कर्ता, ये इंग्लिश का फर्स्ट एलिमेंट है, हिंदी में कहते हैं कर्ता, ध्यान रखना इसमें। उसके बाद में आती है वर्ब, वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं, ध्यान रखना। वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, वर्ब को क्रिया कहते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ध्यान रखना हिंदी में कर्म कहते हैं, ध्यान रखना, हिंदी में कहते हैं कर्म। उसके बाद में अदर्स आते हैं, जितने भी आपके अदर्स में बाकी सब कुछ आ जाएगा, ध्यान रखना। अन्य में कितने भी आते हैं, अन्य में आपके एडवर्ब भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है, कंजक्शन और भी शब्द होते हैं अदर्स में, अन्य, ध्यान रखना इसमें। लेकिन ये एलिमेंट 2 फिक्स है, ये 2 एलिमेंट इंग्लिश लैंग्वेज में ये निश्चित रूप से ध्यान रखना। वर्ब अकेली आती है नहीं, गो, केवल गो, तो ध्यान रखना सेंटेंस वो भी है, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस है। वो सेंटेंस कौन सा है, इंपेरेटिव, उसमें सब्जेक्ट हिडन है। अब मैं आपको 2 बातें कर रहा हूँ, इंग्लिश का ऐसा एक भी सेंटेंस नहीं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं। अगर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब है। आप इस जगह से ऐसे सेंटेंस देखोगे केवल गो लिखा होगा, तो आप उस जगह कह दोगे गुरुजी ने कहा था कि सब्जेक्ट
उसमें नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं है। ये गो फिर सेंटेंस है, गो तो वर्ब है, इसका मतलब ये सेंटेंस नहीं है। इसमें ये गो एंड जाना ये इंपेरेटिव सेंटेंस जाना। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट हिडन रहता है, बाकी हर जगह सेंटेंस ध्यान रखना हिडन नहीं रहता है, ओपन रहता है, ध्यान रखना हिडन नहीं रहता है। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस है उसमें ध्यान रखना सब्जेक्ट हिडन रहेगा। सेंटेंस के अंत में सिंपल सेंटेंस होते हैं ना, उसके अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके अंत में फुल स्टॉप होगा तब सेंटेंस होगा। 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, चारों प्रकार के सेंटेंस के अगर मार्क है नहीं उनको आप अगर देखोगे मार्क आने पर ही सेंटेंस होगा। फुल स्टॉप नहीं आया तो सेंटेंस नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं आया तो सेंटेंस नहीं है, एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं आया तो फिर सेंटेंस नहीं है। ये इस प्रकार के जो मार्क है ना सेंटेंस के वो लगने ज़रूरी है, वो नहीं लगते तो सेंटेंस नहीं है। तो मैं बातें कर रहा था सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट मैं कहता हूँ इस सेंटेंस का मुख्य कर्ता होता है, जो इस वाक्य में मुख्य किरदार निभाता है। भाई किरदार ऐसे है कि इस वाक्य की जो गतिविधि होती है नहीं कर्ता पर निर्भर होती है। इस वाक्य में कर्ता क्या करता है, इस बात को ध्यान रखना है कि वाक्य में कर्ता क्या करता है। वर्ब होती है, एक्शन होता है। वर्ब किस में होती है, वर्ब किसे कहते हैं? कर्ता में ध्यान रखना है कि उसमें नाउन होगा। अब आपको समझ में आना चाहिए नाउन किसे कहते हैं, नाउन और प्रोनाउन होगा। कर्ता में नाउन और प्रोनाउन होगा। अब आपके समझ दिक्कत हो गई नाउन और प्रोनाउन किसे कहते हैं, ये बातें समझनी पड़ेगी, एक क्लास में थोड़ी होगी। नाउन समझ में होगी किसी वस्तु, व्यक्ति, नाम या स्थान को संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये हिंदी में परिभाषा है, समझ में क्या आया इससे, को समझ नहीं आया नहीं। तो नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, इन चीज़ों को पहले समझना होगा, ये चीज़ें आएगी, इनमें से सब्जेक्ट बनेगा, ये बातें हैं। सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन में से बनेगा, इनके सिवाय एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता, एडवर्ब कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता, कंजक्शन सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ध्यान रखना। टेंस कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता, इस बात को ध्यान रखना है। मॉडल कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। सब्जेक्ट हमेशा नाउन और प्रोनाउन इन दोनों को मिला के कहते हैं नॉमिनल पावर। अलग ध्यान रखना, इन दोनों को मिला के कहते हैं नॉमिनल पावर। इस चीज़ का ध्यान रखना, इन दोनों को मिला के कहते हैं नॉमिनल पावर। कहते हैं क्रियावाचक, जो ऐसे शब्द होते हैं जिनमें सब्जेक्ट बनने की ताकत होती है, जिसके अंदर सब्जेक्ट बनने के लिए नॉमिनल होता है, नॉमिनल पावर होता है। नाउन जैसा, लाइक ए नाउन, इसकी अलग से डेफिनेशन है, लाइक ए नाउन, नाउन के समान, प्रोनाउन के समान, ये ध्यान रखना, उसे कहते हैं नॉमिनल। ऐसी कोई भी आईएनजी भी सब्जेक्ट बन सकती है। आईएनजी फॉर्म भी वो फॉर्म नहीं होती, वो जिरंड होती है। जिरंड भी इसमें आ सकती है, ध्यान रखना। मैं आपसे बातें करता हूँ, आप इस प्रकार का आपके दिमाग में प्रश्न उठा होगा, ये होगा कि गुरुजी ने कहा था कि सब्जेक्ट हमेशा नाउन और प्रोनाउन होता है, मतलब नाम सब्जेक्ट बन सकता है, ही सब्जेक्ट बन सकता है, ये दोनों सब्जेक्ट बन सकते हैं, सीधा सब्जेक्ट बन सकती है, सी सब्जेक्ट बन सकती है, ये हो सकता है, ही सी ये जो प्रोनाउन होते हैं पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट बनते नहीं है। पर्सनल प्रोनाउन में भी पर्सनल प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट बनेगा, बाकी ये पॉजिटिव प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट नहीं बनेगी, इनके साथ में नाउन लानी पड़ेगी आपको, तब जाके बनेंगे, अकेले नहीं बनेंगे। अकेले मैं कहता हूँ पर्सनल प्रोनाउन है, नहीं यू ही सी इट, आई वी यू ही सी इट और दे, आई वी यू ही सी इट और दे, जो पर्सनल प्रोनाउन है यही सब्जेक्ट है। दूसरी नाउन दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी आप व्यक्ति हैं, जितने आप देखते हो, जितने सो सकते हो आप, और जो चीज़ें देखती हो वो सब नाउन होती है, वो सब्जेक्ट बन सकती है। दूसरा मैंने इन दोनों में से ये निकाला है नॉमिनल पावर। नाउन के समान ताकत रखने वाले वो शब्द जिनका यूज एज ए नाउन होता है, लाइक ए नाउन होता है, एज ए नाउन होता है, या लाइक ए नाउन होता है। लाइक का अर्थ पसंद नहीं करना, याद रखना। नाउन का अर्थ लाइक का अर्थ पसंद नहीं, ध्यान रखना। लाइक इसमें क्या है, प्रेपोजिशन है। इस जगह लाइक ध्यान रखना वर्ब नहीं है, इस जगह लाइक प्रेपोजिशन है, ध्यान रखना। अपन की भाषा में पढ़ते हैं प्रीपोजिशन नहीं होता है, इसको शुद्ध भाषा में पढ़ा जाता है प्रेपोजिशन, पूर्व सरल। ऐसे शब्द जो बाद में 100% नाउन और प्रोनाउन लेंगे, नॉमिनल पावर लेंगे, जिसकी ताकत होगी नाउन की। आपने कहीं होगा बाई गोइंग, आपने सब सुना है बाई रनिंग, ऐसे सब सुने हैं बाई गोइंग, बाई रनिंग, बाई प्रीपोजिशन में, उनके बाद में आईएनजी कैसे आती है, आईएनजी आती है एक शर्त में आती है, जब वो आगे वाला शब्द 100% नाउन होगा। प्रेपोजिशन आने के बाद में आगे आने वाला शब्द डेफिनेटली 101% नाउन होगा, ध्यान रखना। बाई गोइंग है तो भी गोइंग नाउन है, वर्ब नहीं है। मैं इस बात को समझाने आया हूँ कि नाउन और प्रोनाउन, ध्यान रखना। नाउन में जितनी तमाम प्रकार के, इसमें ही सी इट, आई वी यू ही सी इट और दे, ये सब्जेक्ट बन सकते हैं। दूसरी बात है नॉमिनल, मैं बातें कर रहा था कि आईएनजी भी सब्जेक्ट बन सकती है, क्या बन सकती है, स्विमिंग इज बेटर देन दी सिटिंग, ये सेंटेंस है, ध्यान रखना। स्विमिंग इज बेटर देन दी सिटिंग, मैं आपको सेंटेंस देता हूँ। स्विमिंग इज बेटर देन सिटिंग,
बातें कर रहा था कि सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन हो सकता है। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बातें कर रहा हूँ, थोड़ा उसको छोड़ के आया हूँ, आपको समझाने के लिए आया हूँ। मैं सब्जेक्ट के बारे में आया हूँ, वर्ब के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि ये चीज़ें कंसेप्चुअल है। ये समझ नहीं आएगी, टेंस समझ नहीं आएगी आपको। इस किसी को समझना होगा कि भाई आप एग्जाम इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि वर्ब की फॉर्म भरिए, तो वर्ब की फॉर्म आपको शुरुआत में बना सकते हैं, बीच में बना सकते हैं, लास्ट में बना सकते हैं। तब आपको समझ में आना चाहिए कि वर्ब की फॉर्म बननी है, सब्जेक्ट सिंगुलर है मतलब है आपका, ये बात समझ में आनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ सब्जेक्ट शुरुआत आएगा, बाकी 101% कह रहा हूँ, 101% कह रहा हूँ। किसमें क्वेश्चन मार्क जो होते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले जो आप इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट आती है, मेन वर्ब आती है, इसमें से अपवा दे रहा हूँ। तो मैं ये बातें कर रहा था, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये पूरा पूरा क्या है, ये ध्यान रखना। स्विमिंग इज बेटर देन सिटिंग, बैठने से बेहतर है तैरना। अब बैठे हो उनसे आप अच्छा है कि आप तैराकी का काम करो, कैसे ही बैठे हो। तो आईएनजी फॉर्म आई है, ये सब्जेक्ट है, मैं ये कह रहा था आपको, ये सब्जेक्ट है। इस अकेली वर्ब है, आप कहोगे इस आईएनजी फॉर्म क्यों नहीं, ये आपका ज्ञान कम है। इस अकेली फॉर्म आती है और इस आती है, आईएनजी फॉर्म आती है, वर्ब की फॉर्म आती है, लेकिन वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आती है। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बातें कर रहा हूँ। इज आई एम आर प्रेजेंट इंडेफिनिट से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ध्यान रखना, ये वर्ब है, ध्यान रखना। और ये पूरा पूरा क्या कॉम्प्लीमेंट सी है, इसको कहते हैं इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट। देखो कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार की होती है, इसको कहते हैं पूर्व, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्व कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्व। एक कॉम्प्लीमेंट होता है बदल जाए, उसकी स्पेलिंग ये होगी, इसमें ई होता है, इसमें आई होता है, इसका होता बदल जाए। मैं ये बातें कर रहा था, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, इन्हीं को कहते हैं, ध्यान रखना, जिरन। मैं इसी की बात कर रहा था, इन्हीं को कहते हैं जिरन। जिरन सब्जेक्ट बन सकती है, जिरन सब्जेक्ट बन सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। जिरन में हमेशा आईएनजी फॉर्म होगी और नॉमिनल पावर की ताकत होगी। नॉमिनल पावर उसे कहते हैं एज ए आई के नाउन, नाउन के समान काम करने वाले शब्द, उसको कहते हैं जिरन। जिरन में हमेशा आईएनजी फॉर्म होती है, ताकत रखती है सब्जेक्ट बनने की, ताकत रखती है ऑब्जेक्ट बनने की, ताकत रखती है किसी किसी चीज़ को अलग अस्तित्व बनाने की, ये जिरन होती है। ये जगह आप कहोगे गुरु जी आपने कहा था कि नाउन और प्रोनाउन होते हैं, वो सब्जेक्ट होते हैं, नाउन और प्रोनाउन का सब्जेक्ट होता नहीं, तो नाउन और प्रोनाउन आईएनजी फॉर्म नहीं, ये तो वर्ब है, ये वर्ब नहीं है, जिरन है, ध्यान रखना। वर्ब अलग होती है, वर्ब होती है वो। आईएनजी फॉर्म अपने पहले बातें की थी, गो गोज, और अपने वेंट की, अपने गॉन की बातें की, और अपने गोइंग की बातें की, वो थी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म थी, जेरेंट नहीं थी वो। मैं फिर कह रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे हो उसमें, इसमें आप आईएनजी में जेरेंट में और उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकती, गोइंग कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ध्यान रखना। ये स्विमिंग वर्ब है, आईएनजी फॉर्म लगी है, इसमें इसका फंक्शन है, नहीं ध्यान रखना, इसका फंक्शन सब्जेक्ट का है, इसका फंक्शन सब्जेक्ट का है। क्यों फंक्शन सब्जेक्ट का है, आपके दिमाग में इस प्रकार का प्रश्न उठा होगा, सब्जेक्ट का क्यों है, क्योंकि ये वर्ब से पहले आके बैठ गई, ये किससे पहले आके बैठ गई, ये नियम है साहब, वर्ब से पहले आने वाले जितने भी एलिमेंट वर्ड्स हैं वो हमेशा सब्जेक्ट होंगे। वर्ब से पहले आने वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो सब क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे। इसलिए ध्यान रखना, ये सब्जेक्ट है। स्विमिंग इज बेटर देन कॉम्प्लीमेंट, इसकी ये कॉम्प्लीमेंट जो वर्ब है, ध्यान रखना, सेकंड ग्रेड में इस प्रकार प्रश्न होते हैं, ये लिंकिंग वर्ब कहते हैं। वर्ब में भी टाइप होता है, फुल वर्ब होती है, ध्यान रखना, हाफ वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब होती है, ध्यान रखना, प्रेडिकेटर होते हैं। इस प्रकार की वर्ब में ये कैसी है, मैं कहता हूँ आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि लिंकिंग वर्ब क्या होती है, साथ सब्जेक्ट क्या होता है, स्विमिंग जेरेंट क्या होती है, आपको कोई बीसीसी लेवल नहीं है, बीसीसी का बहुत कॉमन लेवल है। आपको पूछेंगे टेंस में से वर्ब की फॉर्म भरनी है, कभी लिखा आएगा, उनमें से आप करना, कभी लिखा था जो सेंटेंस के टेंस सूचक वर्ड होते हैं, इंडिकेटर वर्ड्स होते हैं, इंडिकेटर, उन वर्डों को देखना है, उन वर्ड को देख के आपको टेंस की फॉर्म भरनी। बहुत नॉर्मल प्रश्न आते हैं, बहुत नॉर्मल आते हैं प्रश्न, उन प्रश्नों को देख के भरना। मैं तो आपको समझा रहा हूँ अलग से, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर इस प्रकार होना चाहिए आपका कि भाई आईएनजी की सब्जेक्ट बन सकती है, कल को ये प्रश्न आ जाएंगे कि भाई आईएनजी गुरु से पता नहीं, ऐसे प्रश्न आएंगे आपको, क्योंकि ऑडियंस जरूरत नहीं, केवल वर्ब भरनी, और ये हमेशा सिंगुलर होती है, जेरेंट हमेशा सिंगुलर होती है, ध्यान रखना, जेरेंट हमेशा सिंगुलर होती है, इन चीज़ों को याद रखना है, सिंगुलर होती है, इसलिए इज आया, आर नहीं आया। कितने एक साथ कितने प्रश्न बन सकते हैं आपके दिमाग में, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। मेरे दिमाग में एक साथ इतने प्रश्न बन सकते हैं कि मैंने ये प्रश्न बन गया तो ठीक है, जेरेंट सब्जेक्ट हो गई, ठीक है, तो गुरु जी जेरेंट सब्जेक्ट हुई, इज क्यों लिखा है, इज मैंने इसलिए लिखा है कि जेरेंट सिंगुलर होती है। अगर जेरेंट प्लुरल होती है तो आर लिखता, लेकिन जेरेंट कभी भी प्लुरल नहीं होती, इसी को सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर हो सकता है, प्लुरल हो सकता है, लेकिन जेरेंट हमेशा सिंगुलर होगी। इस चीज़ ध्यान रखना। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा था, मैंने बात सब्जेक्ट की है, सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आएगा और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमेशा वर्ब आएगी। इन चीज़ों को गण के गांठ बांध देना, ये अंग्रेजी की फैक्चुअल बातें हैं,
इसको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इतनी चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेगी, तब जाके कंसेप्ट समझ में आएगा, सेंटेंस समझ में आएगा। कभी कभार ऐसे आपको सेंटेंस मिल जाएंगे जो आप सब्जेक्ट लिखेंगे नहीं, हाउ एवर से वाक्य शुरू हो गया तो वो एडवर्ब है, बड़ी हो जाएंगे, क्या फर्क होता है। वर्ब और सब्जेक्ट होगा, वर्ब आपको दिखेगी उसी तरह सब्जेक्ट दिखेगा। ध्यान रखना, सेंटेंस शुरू होने से पहले किसी भी प्रकार की आ सकते हैं, एडवर्ब आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, कुछ भी शब्द आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शुरुआत में 100% सब्जेक्ट आएगा, कोई गारंटी नहीं है। वाक्य की शुरुआत आपको एडवर्ब से कर सकता है, हाउ एवर लिख सकता है, लेकिन वर्ब और सब्जेक्ट एक दूसरे के बहुत कंबाइन रहेंगे, बहुत नजदीक रहेंगे, क्लोज रहेंगे। आपको जहाँ पर वर्ब दिखती है उस जगह समझ लेना उसके आसपास सब्जेक्ट रहेंगे। तो 100% अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले मिलेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसके बीच में आसपास मिलेगा, पहले एडवर्ब मिलेगी, सब्जेक्ट मिलेगा, फिर आपको वर्ब मिलेगी। इन चीज़ों में ध्यान रखना। इन्वर्जन होता है केवल इंटरोगेटिव में। इन्वर्जन मतलब होता है वाक्य का क्रम उल्टा हो जाना, वाक्य क्रम क्या हो जाना, उल्टा हो जाना, इन्वर्जन कहलाता है। हालांकि ये बातें बहुत उस लेवल की बातें बताऊँगी, बीच सी बातें नहीं, आपको केवल मैं क्या दूँगी उतना याद करना, उतना याद करना, ये केवल एक्स्ट्रा बातें हैं, आपको समझा रहा हूँ। मेरे मानता हूँ ये समझ नहीं आए आगे आप क्या समझोगे। हालांकि प्रश्न ये नहीं आने ये जरन है, ये वर्ब है, ये आप इतना ध्यान रखना है जरन सिंगुलर होती है और ये सिंगुलर है, इस सिंगुलर इतना ध्यान रखना है। लेकिन ये भी कह रहा हूँ मैं सब्जेक्ट जरन भी बन सकता है, नाउन और प्रोनाउन बन सकता है। इसलिए मैंने देखा था इस जगह आपको पीछे वाली स्लाइड में देखा था, मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड में आपको ये देखा था कि नाउन और प्रोनाउन नॉमिनल फॉर्म होती है, ध्यान रखना, लाइक के नाउन होता है या एज ए नाउन होता है, इसी को कहते हैं जरन कहते हैं। तो ये सीधी बातें समझ में आई होगी, मैं ऐसा मानता हूँ। दूसरी बातें मैं आपके समझ रखूँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैं तो रखूँ, तो मैं बातें कर रहा था इसकी, ध्यान रखना। मैं सब्जेक्ट की बातें क्लियर हुई, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, 100% नाउन से पहले आएगा, नाउन और प्रोनाउन में से होगा, समझ में आई। वर्ब ध्यान रखना, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगी वर्ब, उसे कहते हैं एक्शन है, एक्शन वर्ब मतलब क्रिया, जिसमें कुछ न कुछ एक्शन घटित होगा, जिसमें कुछ न कुछ क्रियाएं होगी। अपन जाते हैं, आते हैं, दौड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, देखते हैं, गाते हैं, रोते हैं, ये सब जितने भी होते हैं एक्शन होगा, अपने शरीर का मूवमेंट होगा, एक्शन जिसमें होगा, जो ऊपर से गिर रही है, उठा रही है, अपन अपने आप हो रही है, ऐसी चीज़ें जो होती हैं उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब में हलचल होगी, ये चीज़ ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि वर्ब में कई प्रकार की वर्ब होती है, फुल फॉर्म होती है, ध्यान रखना, लिंकिंग वर्ब होती है, बेस फॉर्म होती है, उसकी वर्ब की वो भी होती है, उनके सिवा भी वर्ब के कई प्रकार है, लेक्सिकल वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, ये वर्ब के प्रकार है। ये वर्ब आपको समझ आ गई होगी कि जब वो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता और क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, ऑब्जेक्ट होता है। राम क्रिकेट खेलता है, राम खेलता क्या, क्रिकेट खेलता है, खेलता क्या है, क्या का वर्ड का जवाब है, ध्यान रखना। क्रिकेट कौन खेलता है, राम खेलता है, कौन का जवाब सब्जेक्ट है, क्या का जवाब ऑब्जेक्ट है, इस चीज़ को ध्यान रखने से आप मुझे मानता हूँ। देखो हूँ और हूँ, वॉट और हूँ, क्या किसको, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्या और किसको, इसमें केवल कौन, इसमें ध्यान रखना केवल कौन, ये क्या और किसको, इनका जवाब हमेशा, इनका जवाब ऑब्जेक्ट होगा, इनका जवाब क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, इनका जवाब हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, कौन का जवाब हमेशा सब्जेक्ट होगा, इन चीज़ों में ध्यान रखना। इनका जवाब क्या होगा, इनका जवाब सब्जेक्ट होगा, जवाब। वॉट और हूम का क्या और किसको ऑब्जेक्ट होगा, हूँ का जवाब सब्जेक्ट होगा, इसी जो मजा राम प्ले क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, ये सब्जेक्ट है, ध्यान रखना, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या आपका, ये सब्जेक्ट है, इसी ध्यान रखना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये ऑर्डर होता है एसपीओ का, एसपीओ होते हैं सेंटेंस के जो अपन क्लोज कहते हैं, सेंटेंस क्लोज वाइज होते हैं, क्लोज एनालिसिस इन टर्म्स से, और इसको का ये लैंग्वेज है एसपीओ, उसमें कहते हैं राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, राम क्या खेलता है, वॉट का जवाब, क्या खेलता है, क्रिकेट,
गौर से करना। क्रिकेट कौन खेलता है? कौन का जवाब हो गया राम। कौन का जवाब क्या हो गया? राम हो गया। कौन का जवाब हो गया? राम। ये तो आप ऑब्जेक्ट है आपका, और ये तो आपका क्या है? सब्जेक्ट है। इसी के ना वो ऑब्जेक्ट है और ये आपका क्या है? सब्जेक्ट। बेसिक बातें बहुत, मैं कहता हूँ मैं बेसिक बातें नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि इतना समय नहीं है, क्लास बिल्कुल लिमिटेड क्लासों में इस कोर्स को पढ़ना। मैं बहुत सिंपल ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उनके सिवाय। मैं सीधा भी ये कह रहा हूँ इंडेफिनिट टेंस में आपको ये देखो, जयरामा देखो, बाजवर देखो, उसमें ये आपको वर्ड देखो। मैं फिर भी उनके एक्स्ट्रा जाके उनसे हटके बातें कर रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्चुअल बातें समझ में आए। ये ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन सही होना नहीं होना ये अलग बात है, इंग्लिश को समझना अलग बात है। ये कंसेप्चुअल बात है, बहुत ये बेसिक बात है इंग्लिश की। आपको सबके साथ में 5 मिनट बातें कर रहा हूँ। और क्या क्रिकेट, और जब मैं हिंदी में बता रहा हूँ पूरी इंग्लिश में, पूरी अंग्रेजी हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। कौन राम सब्जेक्ट है, इसलिए ये ध्यान रखना। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ध्यान रखना। सब्जेक्ट को दूसरी भाषा में डूअर भी कहते हैं। डूअर करना, करने वाला, करता, डूअर भी कहते हैं। सब्जेक्ट क्या कहते हैं? डूअर भी कहते हैं। डूअर, डूअर करना, ईआर लगा, नाउन हो गया, करने वाला, ये होगा सब्जेक्ट होगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। मैं कहता हूँ आपको दूसरी बातें कराता हूँ प्रेजेंट वर्ब की। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट बातें होती हैं बहुत नॉर्मल, इनके सिवाय भी शब्द होते हैं। नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, वर्ब होता है, प्रीपोजिशन होता है, कंजंक्शन होता है, इंटरजेक्शन होता है। ये पार्ट्स ऑफ 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। यहाँ पार्ट्स ऑफ इसी सिलेबस में नहीं है तो मैं बातें नहीं करता हूँ। मैं कोई टेंस की बातें कर रहा हूँ। अब टेंस की बातें मैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस कर रहा हूँ, उसमें ये बातें आ गई है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फिल इन ब्लैंक्स, खाली जगह भरनी है, सूटेबल वर्ब्स भरनी है, केवल ये बातें कर रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बातें मैं कर दी आपको। अब मैं दूसरी बातें कर रहा हूँ आपके समक्ष कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आपको इस बात का ध्यान रखना है सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है, ये ध्यान रखना है। अब मैं सिंगुलर और प्लूरल की बातें करूँगा आपके समक्ष। सिंगुलर और प्लूरल, ये सब्जेक्ट की बातें कर रहा हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, ये चीजें एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ आपको, समझ में आएगी आपको चीजें सब। सिंगुलर सब्जेक्ट देखो आप, उसमें ये है, सी है, इट है, और कोई नाम, एनी नेम, ये दुनिया में सिंगुलर है। 3 ही, सी, इट और दुनिया का कोई भी नाम में पूरी इंग्लिश आ गई। पूरी दुनिया के जितने भी सृष्टि में जितने शब्द है, पहाड़ है, पर्वत है, पठार है, नाम है, खेल है, मैदान है, जितने भी चीज़ें हैं, मकान है, जो भी चीज़ें हैं नहीं आपको जितनी दिखती है नहीं, वो सब नाम में आ गई। नाम अकेला है तो सिंगुलर है, अकेला है तो क्या है? सिंगुलर है। ध्यान रखना, मैंने एनी नेम लिखा है, नेम्स नहीं लिखे मैंने, इस चीज़ का ध्यान रखना। प्लूरल की बातें कर रहा हूँ मैं, यू है, इसमें दे है, ध्यान रखना। यू है और दे है, ध्यान रखना। और प्लूरल में ध्यान रखना, प्लूरल नेम, नेम्स, प्लूरल नेम्स, ध्यान रखना। यू है, दे है, इनके सिवाय प्लूरल नेम्स जितने भी हैं आपको, ई, सी, इट, एनी नेम सिंगुलर है, इनके साथ में वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आएगी। प्लूरल सब्जेक्ट की बातें कर रहा हूं तो यू और दे, ये प्रोनाउन की बातें की मैंने, इसकी की है, उनके साथ में नाउन की बातें की है। प्रोनाउन और नाउन में से कौन से सिंगुलर होते हैं, कौन से प्लूरल, ये आपको हेल्प किस जगह करेंगे? ये हेल्प इस जगह करेंगे कि सेंटेंस आ गया एग्जाम में, सेंटेंस का आपको सब्जेक्ट की फॉर्म भरनी है तो आपको ये ऑप्शन काटना पड़ेगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो 100% वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो इसमें देखना है ई, सी, इट आए, एनी नेम आए, कोई एक नाम आए तो ध्यान रखना सिंगुलर है। यू और दे आए तो ध्यान रखना प्लूरल नाम है, एक से अधिक नाम आए, कोई एंड से जुड़ा हुआ नाम आए तो आपको क्या करना है? प्लूरल जोड़ना। ये बातें समझ में आई? सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में कैसी वर्ब है? प्लूरल वर्ब है, ध्यान रखना। देखो दूसरा है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर वर्ब, ये ध्यान रखना। मैं आपको वर्ब भी बताऊंगा आपको। और प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल ही आपकी वर्ब है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल
वर्ब आपकी, ये ध्यान रखना आपको। अब आपके समझ में मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट आपको बता दिए, ईसी इट दे और कोई नाम दुनिया का एक, बस सिंगुलर सब्जेक्ट पूरा हो गया। अब आपको इकाई आपको अलग पढ़ना है, वो कि इकाई कौन सी सिंगुलर होती है, कौन सी प्लुरल होती है, नाम किसका सिंगुलर होता है, किसका प्लुरल होता है, कि एस लगना है वो भी सिंगुलर होता है, एस नहीं लगने वाला भी प्लुरल हो जाता है, एस लगने वाला प्लुरल हो जाता है, नहीं लगने वाला सिंगुलर होता है, लगने वाला प्लुरल हो जाता है, ये उल्टा होता है। जितना है ये तो धीरे एक दिन में मैं कहता हूँ कोई नहीं सीखता है, लेकिन जो सीखने वाला होता है वो एक दिन जरूर सीख लेता है। ये सब बातें ज़्यादा पढ़ने से होगी, लेकिन मैं आपको बहुत बेसिक ऊपरी बातें कर रहा हूँ, केवल गाइड कर रहा हूँ कि ये ऐसा होता है, आपको इस प्रकार ध्यान रखना है। ये बहुत बेसिक बातें हैं, आपको सेंटेंस पढ़ने पर ये अगर सिंपल ज़्यादा प्रश्न आता है तो इनसे सही हो जाता है प्रश्न कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अब मैं बातें कर रहा हूँ सिंगुलर वर्ब की। अब कौन सी वर्ब सिंगुलर होती है टेंसों में, कौन सी वर्ब आपकी सिंगुलर होती है, सिंगुलर वर्ब्स। देखो इज आपकी सिंगुलर होती है, ध्यान रखना। एम आई के साथ आएगा, ये ध्यान रखना। एम किसके साथ आएगा, आई के साथ आएगा। मैंने पीछे भी आपको मैं बता दूं, इसमें मैंने आपको नहीं बताया था, आई यूज करने से आप आई के साथ एम आएगा। आई एम और आई वर, कल्पना हो जाए, आई वर भी होता है, ये ध्यान रखना। और आई वॉज भी होता है, ये भी ध्यान रखना। ये तो टेंस है, ये तो टेंसों में करना है। आई वॉज किस में करना है, टेंसों में करना है। टेंस का संबंधी प्रश्न आता है तो आई वॉज करना है। कल्पना की प्रश्न आती है, सपोजिशनल आती है, कल्पना करने का। आई वर ए बर्ड, काश में पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आसमान में उड़ता। अगर कल्पना की बातें आती है, आई के साथ वर होगा, ध्यान रखना। इसमें दो कंफ्यूजन ध्यान रखना, आई के साथ एम आएगा प्रेजेंट टेंस में। अगर मैं टेंस पास्ट टेंस की बातें करूं, किसकी करूं, पास्ट टेंस की बातें करूं, तो आई के साथ दो सिचुएशन बनती है। कितनी, दो, मैं दो एक जगह बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। आई सीधा टेंस पूछता है आपको, आई वॉज ए टीचर में एक अध्यापक था, आई वॉज ए डॉक्टर में एक डॉक्टर था, इस प्रकार की बातें होती है। आई के साथ वॉज करना, सीधा ये शुद्ध टेंस है, एकदम प्योर टेंस है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। अब आई के साथ में वर भी दिखेगा, आप कंफ्यूज हो जाए। गुरुजी ने कहा था कि आई के साथ वॉज आता है, ये वर है, इसका मतलब सेंटेंस गलत है। सेंटेंस गलत नहीं है, इसमें कल्पना की है, सपोजिशन माना उसने। आई वर ए बर्ड, मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आसमान में उड़ता, ये सेंटेंस है ये, क्योंकि सपोजिशन में होता है, आई के साथ वर आता है। नियम है, ध्यान रखना। ये कंडीशन है, ध्यान रखना। कंडीशन नंबर 2, ये कंडीशन नंबर 2 है। कंडीशन 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं, शर्त 3 प्रकार की होती है बस। शर्त उसमें से एक शर्त ये है, काश मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता आज, ये शर्त नंबर 2 है। पक्षी हूं नहीं, आसमान उड़ नहीं सकता हूं, बात पूरी होगी, पास्ट टेंस की बातें हैं। मैं मेहनत करता तो सफल हो जाता, मेहनत मैंने की नहीं, बात कंप्लीट हो गई। अगर मैं मेहनत करूं तो मैं सफल हो जाऊं, आज की बात है, प्रेजेंट टेंस है। इसमें भी कंडीशन 3 प्रकार की होती है, उनमें से सपोजिशनल कंडीशन है कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर इम्प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल कंडीशन कहते हैं इनको। असंभव मतलब वो बातें बीत गई है, आप असंभव बातें कर रहे हो, मैं काश कब पक्षी बन जाऊं, कब मैं उड़ूं, ये असंभव बातें सब, इसलिए ये इम्प्रोबेबल कहते हैं इनको। ये आई के साथ वर यूज होगा, इसमें ध्यान रखना। ये अपवाद है, केवल केवल क्या है, अपवाद है, इनको याद रखना जरूरी है। बाकी इस टेंसों में आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, आई के साथ वॉज करना है। आपके एग्जाम में मैं कहता हूँ आई वॉज करना, वो आ सकता है। कंडीशन आएगी तो आगे कंडीशन होगी, कंडीशन आएगी, सेंटेंस 2 मिलेंगे आपको, एक नहीं मिलेगा, एक सेंटेंस मिलेगा, आई वॉज करना है। कंडीशन में सेंटेंस 2 मिलेंगे। इफ आई वर ए बर्ड, सेंटेंस पूरा हुआ, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, दूसरा सेंटेंस है। इफ आई ए वर्ड पहला है और ये दूसरा है। इस प्रकार की बातें ध्यान रखनी है आपको। मैं बातें कर रहा था सिंगुलर सब्जेक्ट की, ये कंप्लीट हो गई। प्लूरल सब्जेक्ट आपको कंप्लीट हो गई। आई के साथ में एम यूज करना है, प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस है, ध्यान रखना, प्रेजेंट टेंस है। कौन सा है आपका, ये प्रेजेंट टेंस है। और कंडीशन की बातें हो जाए, सेकंड नंबर कंडीशन, तो आई के साथ वॉज कवर करना है, नहीं तो आई के साथ क्या करना है, वॉज ही आपको करना है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, याद रखना आप, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल आपकी वर्ब है, ध्यान रखना। अब मैं बातें कर रहा था सिंगुलर वर्ब्स की। देखो आई के साथ एम हो गया, अब देखो वॉज है, इसमें ये ध्यान रखना है। वॉज के बाद में आपको हैज का ध्यान रखना है, हैज के बाद में आपको विल का ध्यान रखना है। ये इज, एम, वॉज, हैज और विल, ये ध्यान रखना क्या है, सिंगुलर वर्ब है। ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है, ध्यान रखना। इज है, एम है, वॉज है, हैज है और विल है, ध्यान रखना, ये सिंगुलर वर्ब है। दूसरी इनके सिवाय एस या ई एस वाली सिंगुलर में आती है। वर्ब के साथ में एस या ई एस लगता है वो सिंगुलर होती है। वर्ब के साथ में क्या लगता है, वर्ब के साथ में एस या ई एस लगता है वो सिंगुलर होती है। इज,
एम, वॉज, हैज और विल, ये होती है सिंगुलर में आएगी, ध्यान रखना आपको। सिंगुलर वर्ब की बातें कर रहा हूँ, अगली बातें कर रहा हूँ मैं प्लूरल वर्ब की आपको। ये बेसिक बातें, बहुत इंग्लिश की बेसिक बातें, प्लूरल वर्ब की बातें कर रहा हूँ, ये टेंस में काम आएगी आपकी। प्लूरल देखो, इज में से आर आ गया, वॉज में से वर आ गया, हैज में से हैव आ गया, और विल में से क्या आ गया, सेल आ गया, सेल आ गया। और उसमें एस या एस का कोई लफड़ा नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। टेंसों में से ये वर्ब है नहीं, इन वर्ब्स का ध्यान रखना कौन सी सिंगुलर है, जिनके साथ में एस देखो आप, इसमें भी एस है, इसमें भी एस है, इसमें भी एस है, और एस या एस है। एस का मतलब आपको मैं लॉजिक बता रहा हूँ, कोई फिक्स नियम नहीं है, एस लगा है इसका मतलब सिंगुलर है। क्या है सिंगुलर, इसमें कहीं भी एस नहीं, देखो आप इसमें कहीं भी एस नहीं, इसका मतलब प्लूरल है। इसका मतलब क्या है, ये प्लूरल है। एस है तो सिंगुलर है, ऐसा नहीं है तो एम का याद कर लेना अलग से, विल याद कर लेना दो अलग से, उसमें सेल आ गया। तो ये नॉर्मल बातें थी, ये मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब बताया, प्लूरल वर्ब और प्लूरली आपका सब्जेक्ट बताया मैंने। दूसरी बात है, मैं पीछे बातें कर रहा था आपकी, इस जगह पर बातें समझ में आनी चाहिए आपको। सब्जेक्ट के बारे में, स्विमिंग के बारे में ये बातें की थी मैंने, ये की थी आपके समक्ष, ये की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये बातें कर रहा था मैं इस जगह। मेरा ये मूल मंत्र ये था, सूत्र ये था, सब्जेक्ट वर्ब की ऐसे यस फॉर्म ऑब्जेक्ट। मैंने आपको समझा दिया सब्जेक्ट क्या है, मैंने समझाया वर्ब का है, ऑब्जेक्ट का समझा। हेल्पिंग वर्ब डू और डज की बातें कर रहा हूँ, इसमें भी ऐसे यस देखो आप, इसमें भी एस यस है। अब मैं इस जगह वापस आ रहा हूँ, हाँ इस जगह वापस आया हूँ। अब डू और डज की कहानी, डू और डज की कहानी, ये प्लूरल है, ध्यान रखना। डू क्या है, प्लूरल है, और डज क्या है, सिंगुलर है। ये वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है, और ये सिंगुलर वर्ब है। एक से अधिक लोगों के साथ में डू आता है। यू डू दिस वर्क, आप इस काम को करते हो। सी डज द वर्क, ये इस काम को करती है, ये ध्यान रखना। इसमें सेंटेंस लिख सकते हो आप, यू डू दिस वर्क, आप इस काम को करते हो, यू डू दिस वर्क। दूसरा है सी, फुल स्टॉप है, सी डज दिस वर्क, वह इस काम को करती है, वह इस काम को करती है। अब आप समझ में आनी चाहिए, सी सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, यू प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल। आपको क्या पता यू प्लूरल, मैंने लिखवाया था पहले, मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट लिखवाया, सिंगुलर वर्ब लिखवाई, प्लूरल सब्जेक्ट लिखवाया, प्लूरल वर्ब लिखाई। इस जगह प्लूरल है, डू आ गया, सी सिंगुलर है, डज आ गया। समझ में आ गई बातें, समझ में आनी चाहिए आपको बातें। तो इनके साथ में डू और डज की कहानी ये हुई। डू प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब उसे कहते हैं जो इंटरोगेटिव सेंटेंस में बाहर जाती है। बाहर जाने का मतलब है कि वो शुरुआत उनसे होगी। बाहर जाने का मतलब शुरुआत किससे होगी, देखो डज सी, डज सी देखो, अब इसमें ध्यान रखना ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है। इसमें ये ध्यान रखना आपके हेल्पिंग वर्ब है और ये डू मेन वर्ब है। अब आपके समक्ष ये प्रश्न आया होगा कि सी आ गया, डू कैसे आया, प्रश्न उठा है दिमाग में। आप इस जगह तो कर रहे थे सी डज दिस वर्क, सी डज दिस वर्क कर रहे थे, सी डज दिस वर्क कर रहे थे आप, सर डज दिस वर्क कर रहे थे, और इस जगह पर आपने कर दिया सी डू। क्यों किया आपने, मैंने इसलिए किया है, ये आपको समझा रहा हूं, यही कहानी समझने की है कि हेल्पिंग वर्ब ये मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और ये क्या है, मेन वर्ब है। ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब में एस या ईएस आ जाता है, आगे कोई एस या ईएस नहीं आएगा। डू और डज के साथ में एस या ईएस नहीं आता है, ध्यान रखना। डू और डज जब वाक्य की शुरुआत में आ जाते हैं, उनके बाद में कभी एस या ईएस मत लगाओ, ये नियम है। ये क्या है, वाक्य की शुरुआत अगर डू और डज से होती है तो ध्यान रखना सब्जेक्ट के साथ में कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है। ध्यान रखना, सी के साथ में डू आएगा और यू के साथ में डू आएगा, कोई एग्रीमेंट नहीं। एग्रीमेंट इनसे हो गया, अब एग्रीमेंट आगे नहीं होगा, एग्रीमेंट पहले होगा। डू और डज में हेल्पिंग वर्ब जितनी भी है ये ध्यान रखना। ये वाक्य में सीधा लिखूं सी डज दिस वर्क, सी डज द, इस काम को करती है, तो हेल्पिंग वर्ब हट गई, हेल्पिंग वर्ब हटी तो इस जगह डज आएगा। हेल्पिंग वर्ब हटा दोगे तो वाक्य सिंपल बन जाएगा। ये वाक्य इंटरोगेटिव, ध्यान रखना, ये वाक्य कैसा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा बाहर जाती है। हेल्पिंग वर्ब कहाँ जाती है, इंटरोगेटिव में हमेशा बाहर जाती है।
एक बार सेंटेंस में ईएस आ जाता है नहीं, फिर उस सेंटेंस में वापस आप एस या ईएस मत यूज करो। ये नियम है। ये क्या है? ये नियम है। सेंटेंस में एक बार एस या ईएस आ जाता है तो दोबारा आपको एस या ईएस यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना। इसमें एक बार आ गया, आगे कोई जरूरत नहीं है। मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूं आपके समक्ष। ये सेंटेंस आप कहोगे गुरुजी इसमें कोई एस या ईएस है ही नहीं, ऐसी जरूरत भी नहीं है। मैं कहता हूं ये मेन वर्ब है। ये कैसी वर्ब है? ये मेन वर्ब है। ये कैसी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब उससे कहते हैं जो मेन वर्ब की सहायता करती है। मेन वर्ब की क्या करती है? सहायता करती है। ये सहायता कैसे करेगी? ये का समय बताएगी साहब। इसमें एग्रीमेंट इससे होगा, इससे कोई एग्रीमेंट नहीं है। बस इससे कोई एग्रीमेंट नहीं, ध्यान रखना। इससे एग्रीमेंट, इंटरोगेटिव सेंटेंस में एग्रीमेंट हमेशा ध्यान रखना सब्जेक्ट से पहले आने वाली वर्ब से होगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब से होगा। आपको सीधा ही करना है। डू यू डू दिस वर्क? क्या आप इस काम को करते हो? ये तो यू के साथ में डू है, और इस जगह ऐसे यस क्यों नहीं लगा? आपने पहले लगवाया ना, आपने पहले लगवाया। देखो आप, डज सी दिस वर्क, मैंने पहले इसलिए लगवाया कि सब्जेक्ट सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए यस लगवाया। और इस जगह पर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। देखो आप, सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में कोई एस या ईएस नहीं लगता है, कोई एस या ईएस, इसलिए मैंने डू के साथ में एस या ईएस नहीं लगवाया। ध्यान रखना, डू और डज के बाद में कभी एस या ईएस नहीं लगता। ये नियम है, ध्यान रखना। डू और डज के बाद में कभी एस या ईएस नहीं लगता है। डू और डज के बाद में देखो रूल नंबर, डू और डज के बाद में, डू और डज के बाद कभी एस या ईएस नहीं लगता है। केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है या प्रयोग होता है। ध्यान रखना, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ध्यान रखना, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। इस चीज का ध्यान रखना। डू और डज के बाद में ऐसे यूज नहीं लगता है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है? फर्स्ट फॉर्म। अब आपको समझ में आनी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल कौन सी होती है? रूट वर्ड होती है। मैंने आपको बताया था, गो, गोज, वेंट, गॉन और आईएनजी फॉर्म बताई थी, गोइंग। उनमें से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट वाली है। केवल वेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में जाना करना। और गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसी प्रकार अपन दूसरी फॉर्म कहते हैं कम, कैम, या आपकी कम वाली। इसमें कम फर्स्ट फॉर्म है, कैम सेकंड फॉर्म है, और वापस कम थर्ड फॉर्म है। फिर आपकी कमिंग आईएनजी फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। इस चीज़ का ध्यान मैंने आपको पहले बताया था, उस चीज़ों को रिपीट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब जाके ये समझ में आएगी। मैंने ये केवल एक नियम लिखवाया आपका, डू और डज के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? एस या ईएस नहीं आता है, क्योंकि एस या ईएस इसमें आ गया। डू के साथ में ऐसे आता नहीं, इसमें एस ईएस आ गया, इसलिए इसके साथ में कोई एस या ईएस नहीं आता है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद में कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इस प्रकार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं टेंसों में से। पहला प्रश्न बनेगा, आपका ध्यान रखना। दूसरी बातें कर रहा हूं मैं आपके समक्ष। अब आप कहोगे साहब वर्ब के साथ एस या ईएस, वर्ब के साथ एस या ईएस, वर्ब कैसी? सिंगुलर है। वर्ब सिंगुलर। वर्ब के साथ में आपको एस या ईएस दिख जाए तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। जैसे गो से गोज बना है, गो से क्या बना है? गो से। कम से क्या बना है? कम से बना है। कम से क्या बना है? कम से बना है। ध्यान रखना, ये देखो वर्ब सिंगुलर है। ये क्या है? वर्ब सिंगुलर है। देखो गो को अपन गोज बना दिया। वर्ब के साथ में एस या ईएस, वर्ब सिंगुलर होगी। और वर्ब के साथ में एस या ईएस नहीं तो वर्ब प्लूरल होगी। दूसरा नियम ये है, जैसे गो से गोज बना दिया अपन ने, कम से बना दिया। दूसरा नियम, वर्ब्स के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं, एस या ईएस का प्रयोग नहीं। तो वर्ब हमेशा
प्लूरल ही रहती है। वर्ब हमेशा कैसी रहती है? प्लूरल ही रहती है, प्लूरल ही रहती है, इस चीज़ की ध्यान रखना। वर्ब के साथ में आप अगर एस या ई एस लगवा रहे हो तो वर्ब सिंगुलर है। वर्ब के साथ में एस या ई एस प्रयोग नहीं कर रहे हो तो वर्ब कैसी है? प्लूरल है। यू के साथ में देखो आप, गो, ये प्लूरल है, ध्यान रखना, सिंगुलर नहीं है। कम, ध्यान रखना, प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। गो प्लूरल है और कम क्या है? प्लूरल है, क्योंकि इनके साथ में कोई लफड़ा नहीं है। एस या ई एस का क्या नहीं है? इसमें एस या ई एस का लफड़ा नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना आपको विशेषकर। और दूसरी बात करूं मैं, एस या ई एस कहां लगेगा? एस या ई एस का प्रयोग स्पेलिंग के अंत में अगर सी एच डबल एस सिंगल एस भी मिल जाए आपको, सी एच डबल एस सिंगल एस एक्स हो या फिर ओ, ये चीज़ें मिलती है नहीं, इनके साथ में हमेशा ई एस यूज़ करना। इनके साथ में क्या यूज़ होगा? ई एस यूज़ होगा। इस चीज़ का गण के गांठ मान देना आप। क्या मिलेगा आपको? वर्ब के साथ में सी एस मिलता है आपको, डबल एस मिलता है, सिंगल एस मिलता है, एक्स मिलता है या ओ मिलता है, ये चीज़ें मिलती है नहीं, इनके साथ में हमेशा ई एस होगा। इनके साथ में क्या होगा? ई एस होगा। जैसे गोज लिखा, मैंने आपको गो लिखा, गो के साथ में क्या है? ओ है, ओ के साथ में मैंने ई एस जोड़ दिया, क्योंकि नियम है अपन का। ये सिंगुलर प्लूरल है, ये सिंगुलर से क्या बना? ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, क्योंकि ओ देखो इसमें है, ये ध्यान रखना अपन को। और केवल एस से भी बन सकता है आपको। और जैसे कम है, कम में पहले से ई है तो केवल एस जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? कम्स होगा। पहले से ई है तो केवल डबल ई नहीं करना है, सिंगुलर सिंगल ई रखना है। पहले से ई है तो नहीं करना है, ई नहीं है पहले से, इनमें से कोई लेटर आपको मिल रहा है तो आपको क्या करना है? डबल करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। गो गोज हो गया और एस हो गया, सी एस हो गया। जैसे आपको वॉश है, वॉश एंड धोना होता है ना, तो इसमें वॉशेज लगेगा आपको। क्या लगेगा? वॉशेज लगेगा। धोने वाली मशीन होती है ना, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ये सिंगुलर और ये क्या है? ये सिंगुलर, ध्यान रखना। और ये आपकी क्या है? प्लूरल। वॉश वर्ब होती है, वॉश क्या होती है? वर्ब होती है, ध्यान रखना आपको। इस चीज़ का ध्यान रखना, वॉश वर्ब होती है। आपको किसी वर्ब के अंत में सी एस मिलता है, डबल एस मिलता है, एस एक्स ओ मिलता है, उसके साथ में आपको जैसे क्लास मिला है, आप नाउन का प्रयोग करते हो वो भी क्लासेज होगा, नाउन भी होता है, वर्ब में इस प्रकार की बातें याद रखनी है आपको। और आगे की क्लास कल के लिए धन्यवाद।